हेलो साथियों, नमस्कार। आर के क्लासेस खड़गपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हाई स्कूल के छात्र हैं और आप 7 मार्च को यूपी बोर्ड 2024 सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा मॉडल पेपर है। यहाँ पर अनुक्रमांक दिया गया है। आप लोग पेपर में यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे और यहाँ पर नाम लिखेंगे। और यहाँ पर पूर्णांक दिया गया है, 70 पूर्णांक है हमारा। समय हमें 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। 2024 सामाजिक विज्ञान, ये हमारा सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले नंबर पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरे नंबर पर है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और तीसरा निर्देश दिया गया है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर OMR सीट पर दिया जाना है। इसके बाद चौथे नंबर का निर्देश दिया गया है OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 5वें नंबर के निर्देश पर। 5वें नंबर में निर्देश दिया गया है खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न, फर्स्ट वर्णनात्मक प्रश्न 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। इसके बाद 6वें नंबर का निर्देश है दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। और 7वें नंबर पर निर्देश दिया गया है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। तो ये हमारे 7 नंबर तक निर्देश हो जाते हैं। इसके बाद हमारा खंड आ जाता है, यानी हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू हो जाता है। हमारा सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ, यानी पुनर्जागरण का आरंभ किस देश में हुआ। सबसे पहला विकल्प दिया गया है ये वाले में रोम, बी में है इटली, सी में है ब्रिटेन और डी में दिया गया है अमेरिका। तो पुनर्जागरण का अभ्युदय इटली से माना जाता है, तो हमारा विकल्प बी वाला सही हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। हमारा विकल्प ए में है जर्मनी, बी में दिया गया है इटली, सी में है फ्रांस और डी में दिया गया है इंग्लैंड। तो नेपोलियन का जो संबंध था वो फ्रांस से था। नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था, तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया। विकल्प ए में है ऑस्ट्रिया, बी में इटली, सी में जर्मनी और डी में दिया गया है रूस। तो प्रश्न संख्या 3 का हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। गैरीबाल्डी ने इटली देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ऑप्शन ए में है 5 मार्च 1931 को, बी में है 5 जून 1932 को, सी में दिया गया है 5 अगस्त 1933 को और डी में दिया गया है 5 मार्च 1934 को। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का हमारा ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कांग्रेस के सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिस मांग को
औपचारिक रूप से मान लिया गया था वह थी, मतलब वो कौन सी मांग थी? ए में दिया गया है पूर्ण स्वराज्य की मांग, बी में है कर में कटौती की मांग, सी में है सैनिक व्यय में कमी की मांग, और डी में दिया गया है उपरोक्त सभी, यानी ये सभी। तो कांग्रेस के सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 6 आ जाता है। इसमें दिया गया है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, और बी में दिया गया है महात्मा गांधी, सी में है स्वराज पाल, और डी में दिया गया है पंडित नेहरू। तो प्रश्न संख्या 6 का हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 6 का हमारा विकल्प बी सही हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस देशों के वर्ग का केंद्रीय शक्तियां यानी सेंट्रल पावर कहा जाता है? यानी प्रश्न है निम्नलिखित में से किन देशों के वर्ग को केंद्रीय शक्तियां यानी सेंट्रल पावर कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है जर्मनी, रूस, फ्रांस, बी में है रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, सी में दिया गया है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 का हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? ये में दिया गया है देशों के बीच तीव्र तालमेल, बी में है देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, सी में दिया गया है आयात पर कर लगाना, और डी में दिया गया है देशों के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना। तो प्रश्न संख्या 8 का हमारा विकल्प सी सही हो जाता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? तो आयात पर कर लगाना यानी ऑप्शन सी हमारा वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए में है नवीकरणीय, बी में है प्रवाह, सी में है जैव, और डी में दिया गया है अनवीकरणीय। तो लौह अयस्क हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है जलोढ़, बी में पर्वतीय, सी में है लैटराइट, और डी में दिया गया है काली या रेगुर। तो प्रश्न संख्या 10 का हमारा विकल्प ए सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए में है झारखंड, बी में गुजरात, सी में राजस्थान, और डी में दिया गया है बिहार। तो प्रश्न संख्या 11 का हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी विनोबा भावे, और डी में है इंदिरा गांधी। भूदान आंदोलन जो आरंभ किया गया था वो विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 12 का हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 दिया गया है। प्रश्न संख्या 13 में है सलाल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ये है महानदी पर, बी चिनाव पर, सी है सतलज पर, और डी दिया गया है कृष्णा पर। तो प्रश्न संख्या 13 का हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। सलाल बांध जो है वो चिनाव नदी पर बना है।
प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है, उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी में है अलकनंदा, सी में है मंदाकिनी और डी में दिया गया है भागीरथी। तो प्रश्न संख्या 14 का हमारा डी विकल्प सही हो जाता है। उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? इसका ऑप्शन ये दिया गया है 20, बी में है 21, सी में है 22 और डी में दिया गया है 23। तो प्रश्न संख्या 15 का हमारा सी विकल्प सही हो जाता है, यानी 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 16 आ जाता है। इसमें कह रहा है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1980 में, बी में है 1990 में, सी में है 1992 और डी में 2004। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 है। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए में है हरियाणा, बी में राजस्थान और सी में दिया गया है बिहार और यहाँ पर डी में मेघालय दिया गया है, जो कि यहाँ पर गोवा होना चाहिए। यहाँ डी नंबर पर गोवा होना चाहिए। तो इनमें से हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा, गोवा। यानी गोवा राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन डी में हमारा गोवा रहेगा, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 18 आ जाता है। प्रश्न संख्या 18 में दिया गया है, विकसित क्षेत्रों जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो ए में है प्राथमिक क्षेत्र का, बी में द्वितीयक क्षेत्र का, सी में है तृतीयक क्षेत्र का और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 18 का हमारा सी विकल्प सही हो जाता है। विकसित देशों के जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? ऑप्शन ए पूंजी, बी में लाभ, सी में है सेवाएं, डी में कर। तो पूंजी हमारा उत्पादन का साधन है। तो प्रश्न संख्या 19 का हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा 20 नंबर का प्रश्न यानी सबसे लास्ट प्रश्न आ जाता है बहुविकल्पीय का। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लागू किया गया था? यानी इस एक्ट को गांव में अक्सर लोग क्या कहते हैं, मनरेगा या नरेगा के नाम से लोग इसको जानते हैं, बोलते हैं इसको। तो वही पूछ रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए में है 2008, बी में है 2010, सी में 2005 और डी में दिया गया है 2000। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट हमारा 23 अगस्त 2005 को लागू किया गया था। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, 2005 इसमें राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं खंड बा में। खंड बा में दिया गया वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट दिया गया है। इसका कह रहा है उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। तो इसका सबसे पहला प्रश्न कब पूछा गया है, केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? इसके आंसर में हम लिखेंगे, केरल में शिशु मृत्यु दर के भारत के अन्य राज्यों से कम होने के मुख्य कारण की बात करें तो इसके मुख्य कारण वहां पर चिकित्सा सुविधाएं तथा लोगों का शिक्षित होना है। केरल राज्य में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में बच्चों को मरने से बचा लिया जाता है। इसके साथ ही वहां पर 95% प्रसव अस्पताल में ही होते हैं। इसके अलावा बच्चों की देखभाल करना या उनके खान पान का ध्यान रखने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इन्हीं कारणों से वहां पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम है।
इसी में अथवा करके इस प्रश्न पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है, हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें हमसे पूछा गया है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं तथा उसे विधायिका बना सकती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 2 आ जाता है। इसमें कह रहा है सामुदायिक सरकार से क्या आशय है, तो इसमें हम लिखेंगे सामुदायिक सरकार एक ऐसी सरकार को संदर्भित करती है जहां किसी विशेष धर्म या जाति के एक व्यक्ति को पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। इसी प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे। और इसमें अथवा करके दिया है कि जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो जैव संसाधन में हम लिखेंगे वह स्रोत जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं और उनमें जीवन होता है, जैसे कि जानवर, साधन, मनुष्य और सूक्ष्म जीव। औषधीय के उदाहरण वन, मछली, पशु, फसलें, मानव, पशुधन आदि, ये हमारे जैव संसाधन हो जाते हैं। इसके बाद जो अजैव संसाधन होते हैं उसमें लिखेंगे हम कि वह संसाधन जो जीवों के बिना उत्पादित होते हैं या जो जीवों से सीधे नहीं जुड़े होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधनों की एक उदाहरण है जैसे जल, वायु, मिट्टी और ऊर्जा। इन साधनों का उपयोग न केवल मनुष्यों बल्कि अन्य जीवों के लिए भी जरूरी होता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 3 आ जाता है। इसमें कह रहा है पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, उसकी 2 शर्तें लिखिए। इसमें हमें बताना है कि पूना पैक्ट जो एक्ट हुआ था उस पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, उसकी 2 शर्तें लिखना है हमें। तो पूना पैक्ट यह भारत के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। पूना पैक्ट पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के हस्ताक्षर हुए थे। और इसमें पूछा गया है कि उसकी 2 शर्तें लिखिए। तो पूना पैक्ट एक्ट में डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें कुछ शर्तें रखी गई थी कि दलितों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले और हर क्षेत्र में उनके प्रतिनिधि हो। इस तरह से पूना पैक्ट एक्ट साकार हुआ था। इसके बाद इसी में अथवा करके दिया है यूटोपिया अथवा कल्पनादर्श क्या है। इसमें कह रहा है यूटोपिया अथवा कल्पनादर्श क्या है, इसके बारे में हमें लिखना है। तो यूटोपिया एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसा आदर्श टापू या दुनिया जहां सब कुछ आदर्श हो, सामाजिक समरसता, आर्थिक समानता, अपराधहीन समाज आदि को सम्मिलित करती हुई एक कल्पना जहां सब कुछ राम राज्य की तरह त्यागमयी एवं आदर्शवादी हो। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है गांधी जी ने अपनी पुस्तक जय हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था। तो इसका हमें तर्क लिखना है। इसमें हम लिखेंगे गांधी जी ने अपनी पुस्तक जय हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में यह तर्क दिया था भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो ये हमारे प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाता है। और इसी में अथवा करके दिया है प्रश्न संख्या 4 में। इसमें कह रहा है यूरोप महाद्वीप के शक्तिशाली कुलीन वर्ग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसमें हमें यूरोप के महाद्वीप के
शक्तिशाली कुलीन वर्ग की प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। तो हम इसमें लिखेंगे यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले नंबर पर उच्च शिक्षा, और दूसरे नंबर पर संस्कृत के प्रशंसक, तीसरे नंबर पर उच्च आय, और चौथे नंबर पर राजनीतिक शक्ति। इस प्रकार से हम इन विशेषताओं का वर्णन कर देंगे तो हमारा प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। यह हमारा वर्णनात्मक प्रश्न 2 है और इसका लगभग उत्तर हमें 150 शब्दों में देना है। ये हमारा 6 अंकों का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 5 में, फ्रांस की राजनीतिक क्रांति के क्या कारण थे, और इसी में अथवा करके दिया है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ये दोनों प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इनका अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, ये बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 6 दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 में है संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के चरणों का उल्लेख कीजिए। इसमें हमें संसाधन नियोजन के चरणों का उल्लेख करना है। तो संसाधन नियोजन के चरण जो होते हैं, जैसे सबसे पहला चरण होता है संसाधनों की सूची तैयार करना, दूसरा होता है विकास की उपलब्धता के संदर्भ में मूल्यांकन, तीसरा होता है संसाधनों के दोहन की योजना बनाना। इसी प्रकार से हम इसका हेडिंग करके अच्छे से आंसर लिख देंगे। और इसी में दिया गया अथवा करके जर्मनी के एकीकरण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसमें जर्मनी के एकीकरण प्रक्रिया का वर्णन करना है हमें, तो हम इसके एकीकरण प्रक्रिया का वर्णन कर देंगे, अथवा में दिया गया है। उसके बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन है मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसमें हमें मृदा अपरदन के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग मृदा अपरदन की परिभाषा लिख देंगे। जैसे मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग बहाकर ले जाना सम्मिलित है। यह सभी प्रकार की भू आकृतियों को प्रभावित करता है। इसके बाद इसमें कह रहा है मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। तो मृदा अपरदन के लिए जो उत्तरदायी कारण होते हैं, सबसे पहले नंबर पर हो जाता है जलवायु, दूसरे नंबर पर हो जाता है भूस्थलाकृत कारक, तीसरे नंबर पर हो जाता है मानवीय कारक। तो इन्हीं सभी का हम लोग वर्णन कर देंगे तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7 का अथवा करके दिया है। इसमें कह रहा है महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक जो सिद्धांत होते हैं, सबसे पहले नंबर पर आता है व्यक्ति साध्य तथा अन्य सभी तत्व साधन मात्र, और दूसरे नंबर पर आता है व्यक्ति की गरिमा, तीसरे नंबर पर है सुख का सिद्धांत, चौथे नंबर पर आता है स्वतंत्रता का सिद्धांत, पांचवें नंबर पर आ जाएगा अनुकूलता का सिद्धांत, छठवें नंबर पर आ जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इन्हीं सब प्रकार से हम लोग हेडिंग दे करके इसके सिद्धांतों को लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 आ जाता है। इसमें कह रहा है औसत आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है तथा मानव विकास सूचकांक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया औसत आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो औसत आय में लिखेंगे हम किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर जो आय प्राप्त होती है उसे औसत आय कहा जाता है। और आगे पूछा गया है मानव विकास सूचकांक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे मानव विकास सूचकांक, जिसको हम HDI बोलते हैं। HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने पर स्कूली शिक्षा के पूरे वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, उसी को बोलते हैं हम शिक्षा। उसके बाद है और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकी समग्र सूचकांक है
जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के 4 स्तंभों में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। तो यही हमारा मानव विकास सूचकांक होता है। और इसी में अथवा करके दिया है, इटली के एकीकरण में मैजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम इटली के एकीकरण में जो मैजनी, काबूर और गैरीबाल्डी ने योगदान दिया था उसका इसमें हम वर्णन कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 8 समाप्त हो जाता है। अब आ जाता है प्रश्न संख्या 9। तो ये हमारा मानचित्र कार्य है। इसमें का में दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। और आगे दिया गया है, सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको 1/2 मतलब 1/2 आधा आधा अंक निर्धारित है। इसमें 5 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 का आपको आंसर देना है। जैसे ये में कह रहा है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। बी में है, वह स्थान जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र था। और सी में है, वह स्थान जहां चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और डी में दिया गया, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। और ई में है, वह स्थान जहां नमक कानून तोड़ा गया। तो इसका आंसर देने के साथ साथ इसको मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना भी रहेगा, तब जाकर के आपको 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद इसी में दिया गया है, ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। जो मानचित्र उसमें उनको नहीं भरना रहेगा, केवल उसके प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। ये प्रश्न इसमें एक जैसे रहने वाले हैं। जो प्रश्न यहाँ पर है वही प्रश्न यहाँ पर है, लेकिन जो विद्यार्थी दृष्टिबाधित हैं, नेत्रों से कोई दिक्कत है उनको, वो इस वाले प्रश्न को करेंगे। इसके बाद इसमें खा वाले में दिया गया है, खा में कह रहा है, निर्देश भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। बोर्ड परीक्षा में आपको मानचित्र दिया जाएगा, उसी में आपको ये सब भरना रहेगा। इसमें कह रहा है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो ये में है, जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को आपको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना रहेगा। और बी में है, सलाल बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। और सी में है, दामोदर नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। और डी में चिल्का झील को डेल्टा के द्वारा दर्शाएंगे। और ई में है, कार्बेट नेशनल पार्क को इस चौकोर चिन्ह जो बना है वर्गाकार का, उसके द्वारा दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न दिया गया था। और इसी में दृष्टिबाधित वालों के लिए भी दिया गया है। प्रश्न आपका सेम एक जैसे रहने वाला है। दृष्टिबाधित वालों को मानचित्र नहीं भरना रहेगा, उनको केवल आंसर लिखना रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या समाप्त हो जाता है। ये हमारा पूरा मॉडल पेपर समाप्त हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।